हेलीवर्ड्स तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और ये हमारा पार्ट 13, वो भी किसका, मुगल एम्पायर का। यानी कि 12 पार्ट हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और वो मेडिवल हिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं उसमें डले हुए हैं। और स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। तो अभी तक हम लोगों ने सबके बारे में पढ़ लिया है कि यानी कि जो मुगल एम्पायर था, मुगलिय सल्तनत थी, उसमें ऐसा कोई राजा नहीं बचा जो मेन इंपॉर्टेंट राजा नहीं बचा जिनके बारे में हमने ना पढ़ा हो। तो हम लोगों ने सबके बारे में पढ़ लिया और आज हम लोग बात करेंगे जो मुगल्स थे उनका रेवेन्यू सिस्टम, यानी कि टैक्स कलेक्शन कैसा कैसा होता था, उसके बारे में बात की थी। तो जो रेवेन्यू सिस्टम था मुगल्स के दौरान, तो उसे क्या कहा जाता था, अकबर के दौरान खास कर कि उसे जब्त कहा जाता था और कहीं कहीं लिखा है जब्ती सिस्टम बोलते थे उसे। और उसका दूसरा नाम है, इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे किसके, अकबर के। तो इन्होंने ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था। इसलिए इस सिस्टम को क्या कहा जाता था, तोदड़मल सिस्टम, तोदड़मल बंदोबस्त कहा जाता था। क्योंकि इसका बंदोबस्त किसने किया था, तोदरमल ने किया था। तोदरमल कौन थे, उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने ही इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया था। और हम लोग बात करें कि इसको इम्प्लीमेंट कराने से पहले इन लोगों ने कम से कम, हम लोग बात करें कम 10 सालों का सर्वे किया था। सर्व 10, सोचिए जरा, 10 सालों तक सर्वे करते रहे थे, तब जाके ये निष्कर्ष निकाला और ऐसा टैक्सेशन सिस्टम तैयार किया। और वही है, 1570 से लेकर 1580 तक इन लोगों ने सर्वे किया कि भैया कि कहाँ पे कैसी फसल उगती है। जैसे कि हम लोग बात करें कि जी मान चलिए कोई लैंड है, तो कहाँ पे कैसी फसल उगती है, कैसा लैंड एरिया है, कैसी फसल उगती है और यहाँ का दर कैसा है, यहाँ किसान कैसे हैं, यहाँ की ज़मीन की उपजाऊता कैसी है। तो सबकी चीज़ों के सर्वे किए गए और सर्वे करने में कितने साल लग गए, 10 साल लग गए। तो 10 साल के बाद फिर इन्होंने 1580 के बाद फिर अपना ये बंदोबस्त, तोड़लमल बंदोबस्त स्टार्ट कराया। और हम लोग बात करें इस टैक्स का दूसरा नाम क्या है, इसी जो हम लोग बात करें तोदड़मल बंदोबस्त का दूसरा नाम, इसी को क्या कहते हैं, टैक्सेशन सिस्टम को दसाला कहते हैं। इसके अंदर होता क्या था कि ईच प्रोविनेंस हैज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स। यानी कि ये कोई हमारी प्रोविनेंस है, तो अब मान चलिए कि ये कोई प्रोविनेंस है, इसमें अलग अलग जो हमारा पूरा राज्य है, इनका साम्राज्य। तो इसमें प्रोविनेंस 1 बना दी, प्रोविनेंस 2 बना दी, प्रोविनेंस 3 बना दी। तो अलग अलग प्रोविनेंस में बना देते थे, इसमें सर्कल में, रेवेन्यू सर्कल्स में डिवाइड कर देते थे। फिर सबके हर एक सर्कल का अपना रेट होता था फसल का, और उसकी उपजाऊता देखी जाती थी और फसल देखी जाती थी। यानी कि जो किसान थे उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होने लगा था। और हर एक क्रॉप के ऊपर उनके रेट अलग थे और हर लैंड की उपजाऊता देखी जाती थी और हर चीज़ को देखकर काम किया जाता था। और द टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप। तो अब ऐसा नहीं था कि पूरे सिस्टम में, पूरे में देख, चाहे तुम गेहूँ उगाओ चाहे चावल उगाओ, सब में एक रेट लगा दिया। ऐसा नहीं था, उनमें हर एक फसल के ऊपर अलग अलग रेट फिक्स कर दिए थे इन्होंने। अब हम लोग बात करेंगे मनसबदारी सिस्टम के ऊपर। तो हम लोगों ने काफ़ी हद तक बात कर ली इनके बारे में, रेवेन्यू सिस्टम के बारे में। और एक खास बात और बताना मैं भूल गया कि जो इनके कितने सूबे थे, यानी कि जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं हमारी कंट्री 28 देशों में अभी बटी हुई है, और मतलब 28 स्टेट्स में बटी हुई है। उसी प्रकार इनके पास अकबर के समय पर 12 से 15 सूबे हुआ करते थे और उन सूबों को ऐसे ही सर्कल्स में डिवाइड कर दिया जाता था, फिर उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता था। अब हम लोग बात करेंगे कि ये मनसबदारी सिस्टम क्या था। तो मनसबदारी सिस्टम एक मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। जैसे कि अभी आप लोग जो मिलिट्री के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, या फिर हम लोग बात करें सिविल सर्विसेज में, हम लोग बात करें आईएएस आईपीएस होते हैं, तो इनके पास बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं। तो फिर कैसे इनका स्टेटस डिटरमाइन होता है, हम लोग अब आगे देखेंगे कि इनके समय पर मनसबदारी के अंदर कैसे कैसे मिलिट्री ऑफिसर्स हुए, सिविल सर्विसेज, सिविल जो सभी सेवा होती है, सिविल सेवा जो सीएससी होती है उसके जो ऑफिसर्स होते हैं उनमें कैसे कैसे रैंक होती है। पर हम लोग बात करेंगे इनके अंदर मनसबदारी सिस्टम के अंदर कैसे इंट्रोड्यूस होती है। तो अकबर ने जो मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस कराई थी वो कब कराई थी, 1571 में। तो जो मनसब शब्द है ये लिया गया है, मतलब अरेबिक भाषा से लिया गया है, और इसका मतलब होता है रैंक। तो जैसे कि आप लोग बात करें कि आप लोगों की जब जॉब लग जाएगी, सरकारी नौकरी लग जाएगी, तो इसके बाद आपको मनसब मिलेगा, यानी कि एक पोस्ट मिलेगी। मनसब का मतलब होता है पोस्ट या फिर रैंक। इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर ऑफिशियल को मनसब दिए जाते थे। क्या दिए जाते थे, मनसब दिए जाते थे। उनकी मिलिट्री स्किल और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़, यानी कि आपके पास मिलिट्री स्किल्स हैं कि आप जंग में लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते हैं, या फिर आप कैसे कमांड करेंगे, कैसे आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं। तो इससे आपकी मनसब के बारे में पता चलता था कि आप कितने ट्रूप्स संभाल सकते हैं। यानी कि आपके पास अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो आपको ज़्यादा मनसब्स मिलेंगे, और अगर आपकी स्किल्स कम है तो फिर आपको कम मनसब मिलेंगे। तो उसके हिसाब से जैसी आपकी स्किल्स होंगी उसी हिसाब से आपको मनसब्स मिलेंगे।
और हम लोग बात करें मनसबदार की 2 रैंक्स होती थी। एक तो होती थी ज़ात और दूसरी होती थी सवार। ज़ात के अंदर हम लोग बात करें कि नॉबल्स या फिर हम लोग बात करें ऐसे लोग, तो जो ज़ात होती थी ये इंडिकेट क्या करती थी? ये इंडिकेट करती थी कि आपकी सैलरी कैसी होगी। क्या आपकी सैलरी कैसी क्या होगी? तो ये कौन डिसाइड करता था? सैलरी और स्टेटस, यानी कि आप राजा के जो अकबर था उसके पास कितने पास बैठ रहे हैं। आपकी ज़ात बहुत अच्छी है तो फिर पास बैठेंगे, अगर आपकी ज़ात ज़्यादा नहीं है तो फिर आप दूर बैठेंगे और आपकी सैलरी भी कम होगी। यानी कि ज़ात से हमें पता चलता था, किसी की इंडिकेशन बताता था कि किसी की सैलरी कैसी है और उसकी स्टेटस कैसा है। और दूसरी थी सवार। सवार क्या थी कि सवार डिटरमाइन करती कि आपके पास घोड़सवार कितने हैं। आपके पास 10 घोड़सवार हैं, आपके पास कितने का ट्रूप है, 20 का, 100 का, 500 का, 1000 का, 5000 का, 10,000 का। तो जितना कमज़ोर होता था, जैसे कि अगर कमज़ोर की बात करें 10 का होता था, यानी कि 10 सवार रख सकते थे, यानी कि 10 घोड़सवार रख सकते थे। और सबसे ज़्यादा की बात किया है तो 10,000 मतलब एक मनसबदार के अंडर में 10,000 सवार आते थे। तो ये सीन था। तो ज़ात और सवार से ये डिटरमाइन होता था। और हम लोग बात करें, मनसबदार को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, उनकी ज़ात और सवार की रैंकिंग के ऊपर। और हम लोग बात करें कि जो मनसबदार थे, इन्हें या तो फिर मिलिट्री के अंदर सर्विस देनी पड़ती थी या फिर सिविल सर्विसेज के अंदर इन्हें सेवा देनी पड़ती थी। या ये आईपीएस आईएएस बन सकते थे या फिर ये बड़ी मिलिट्री सर्विस के पोस्ट ग्रहण कर सकते हैं, जैसे कि लेफ्टिनेंट कर्नल हुए, जनरल हुए, तो ऐसी ही इन्हें पोस्ट धारण करनी पड़ती थी। या फिर सिविल में जा सकते थे या मिलिट्री में जा सकते थे। और अगर हम लोग बात करें मनसबदार की, और मनसबदारों को और इन 3 के अंदर और 33 कैटेगरीज़ के अंदर और बाँटा गया था। और हम लोग बात करें, जो सबसे छोटे मनसबदार होते थे उनके पास 10 सोल्जर्स होते थे, और जो हाईएस्ट मनसबदार होते थे उनके पास 10,000 सैनिक होते थे। तो अब भैया जो बड़े-बड़े जो मतलब राजशाही फैमिली से आते थे या फिर मोस्ट पावरफुल राजपूत रूलर होते थे, इन्हें बहुत सारे मनसब मिलते थे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, मान सिंह के बारे में सुना होगा, तो जैसे कि हमने बताया था कि ये बहुत पावरफुल राजपूत रूलर थे और इनके लिए ही काम करते थे अकबर के लिए, तो इनका पास मनसब बहुत ज़्यादा था। सोचिए, 4,000 से ज़्यादा का मनसब था इनके पास। तो फिर जितनी ज़्यादा आपकी पोस्ट बड़ी होगी और जितने खास आप राजा के होंगे, उतने आप मनसबदार के हकदार बनते जाएँगे। या फिर आपके पास वैसी स्किल होनी चाहिए कि भैया आप 10,000 मनसब को रख सकें। तो ये सब हमें देखने को मिला इनके पीरियड में। और यहीं हमारा जो लेक्चर था वो ख़त्म हो गया, और यहीं हमारा जो मुगल एम्पायर है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि ये आखिरी वीडियो है इस लेक्चर का, मतलब इस डायनेस्टी का, मुगल एम्पायर का सबसे आखिरी वीडियो है। और यहीं हमारा जो मुगल एम्पायर है वो ख़त्म हो चुका है। थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर ले रहे हैं। रेवेन्यू सिस्टम के बारे में बात की थी, इसे ज़ब्त कहते थे या ज़ब्ती कहते थे, या फिर इसे तोड़मल बंदोबस्त कहते थे, या फिर इसका दूसरा नाम था, इसे दहसाला कहते थे। तो ये इसके नाम थे रेवेन्यू सिस्टम के। राजा तोड़रमल इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे और इन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराया था ये वाला सिस्टम, रेवेन्यू कलेक्शन का। और इन्होंने 10 साल तक सर्वे कराए थे, इसके बाद फिर अलग-अलग चीज़ों के रेट फिक्स किए थे और ये सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इस सिस्टम को और रेवेन्यू सर्कल्स में डिवाइड कर दिया गया था। फिर इसके बेसिस पे उनकी फसलों के अलग-अलग, जैसी फसल है उसके बेसिस पे अलग-अलग प्राइसेस फिक्स किए गए थे। और जो और हम लोग बात करेंगे मनसबदारी सिस्टम के अंदर, इसके अंदर ये इसको इम्प्लीमेंट कराया था 1571 में। और जो मनसब शब्द है, इसका जो ओरिजिन मतलब होता है, इसका मतलब होता है पोजीशन या रैंक। यानी कि इस रैंक के अंदर मनसब दिए जाते थे, यानी कि रैंक दी जाती थी आपकी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के ऊपर, कि आप कितनी अच्छी मिलिट्री संभाल सकते हैं, कितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकते हैं, उसके हिसाब से आपको रैंक वगैरह मिलती थी। और हम लोग बात करें कि मनसबदार को 2 रैंक्स मिलती थी। इसके अंदर हम लोग बात करें कि ज़ात आती थी, दूसरी आती सवार। ज़ात के अंदर आपका स्टेटस आता था और आपकी सैलरीज़ आती थी कि आपको सैलरी कैसी पे हो रही हैं। जैसे कि अगर आप लोग सरकारी नौकरी में जाते हैं, अगर आप लोग रेलवे में जाते हैं, तो ग्रुप बी के अंदर आपको 70-80 हज़ार रुपए मिलते हैं। ग्रुप डी के अंदर थोड़े कम हो जाते हैं और ग्रुप ए के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सारा सीन चलता है। और सवार के अंदर कि आपको कितने घोड़े अलॉट होते हैं, कितने सैनिक अलॉट होते हैं आपके नाम पर। तो इसके अंदर 2 हमने कैटेगरीज़ देखी, और इनको और फर्दर मनसबदार को और कैटेगराइज़ कर दिया गया था। और जो मनसबदार था उनको
या फिर सिविल सेवा करनी पड़ती थी या फिर मिलिट्री सर्विसेज़ देनी पड़ती थी, 2 में से आपको चूज़ करना पड़ता था। और जो सबसे मतलब कमज़ोर मनसबदार होते थे, उन्हें 10 सैनिक मिलते थे और जो सबसे हाईएस्ट रैंक के होते थे, उन्हें 10,000 मनसबदार मतलब 10,000 सैनिक मिलते थे। और जो बड़ी फैमिली मतलब जो बड़े ख़ानदान के होते थे या फिर हम लोग बात करें रॉयल फैमिली से बिलॉन्ग करते थे, प्रिंस होते थे, उन्हें या फिर जो मोस्ट राजपूत रूलर्स हैं, पावरफुल रूलर्स हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा घोड़े वगैरह, सैनिक वगैरह मिलते थे। और यहीं हमारा चैप्टर खत्म हो गया और हमने रिवाइज़ भी कर लिया अपना। उम्मीद है कि आपको मुगल एम्पायर समझ में आया हो और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।